आज की क्लास में हम आर्नेस इक्वेशन की स्टडी करते हैं। आर्नेस इक्वेशन ये एक्सप्लेन करती है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उनका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ किस प्रकार वेरी करता है। मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन होती है उनका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों इंक्रीज होती है। जनरली अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू नियरली डबल हो जाती है। इस प्रकार टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं जो इक्वल होता है रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट T डिग्री। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू नियरली 2 होती है। अब जो आर्नेस इक्वेशन होती है इसमें K रेट कांस्टेंट है, A है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और आर्नेस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, E रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T रिएक्शन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। E की यूनिट जूल पर मोल होती है, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और जो टेम्परेचर T होता है उसको केल्विन में मेजर करते हैं। अब आर्नेस इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें y एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल एनर्जी है और x एक्सिस के अलोंग रिएक्शन पाथ है। हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर HA बनाते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट है, HI प्रोडक्ट है। अब आर्नेस के अकॉर्डिंग जब हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और उनकी एनर्जी सफिशिएंट होती है तो सबसे पहले वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है जो कि ब्रेक होकर प्रोडक्ट बनाता है। अब आर्नेस के अकॉर्डिंग जितने भी हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं सभी मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। केवल वही मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये एनर्जी होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। इसका मतलब रिएक्टेंट के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है बट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है उसमें से अगर रिएक्टेंट की एनर्जी घटाई जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इस प्रकार जो मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी वही रिएक्ट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि ब्रेक होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब अगर रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी और ये डेल्टा एच इसे कहते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। तो ये डेल्टा एच नेगेटिव होती है जब एनर्जी इवॉल्व होती है तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रकार अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो तो ऐसे प्रोसेस में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है तो ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम आर्नेस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ इसमें y एक्सिस के अलोंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होती है जिनकी एनर्जी कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होती है और x एक्सिस के अलोंग काइनेटिक एनर्जी होती है। इसमें दो ग्राफ प्लॉट किए गए, एक ग्राफ T डिग्री सेल्सियस पर है और एक ग्राफ T + 10 डिग्री सेल्सियस पर है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन के राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है इसके नीचे का जो एरिया होता है वो उन मॉलिक्यूल के नंबर होते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो जो आर्नेस इक्वेशन होती है उसमें जो फैक्टर है E - EA/RT, ये जो फैक्टर है ये फैक्टर E - EA/RT को हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी मोर देन EA। मतलब ये जो फैक्टर है ये शो करता है कि कितने मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एनर्जी EA से अधिक होगी और वही मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो इस ग्राफ से ये मैक्सवेल ग्राफ से ये शो होता है कि जब टेम्परेचर T होता है तो इसका जो ब्लू ग्राफ है इसके नीचे का एरिया वो मॉलिक्यूल्स है जो एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करते हैं तो जब हम ग्राफ T + 10 डिग्री सेल्सियस बनाते हैं जो रेड ग्राफ है तो इस EA के बाद का जो ग्राफ है इसके नीचे का जो एरिया है वो डबल हो जाता है। इसका मतलब कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करते हैं तो उन मॉलिक्यूल के नंबर डबल हो जाते हैं जिनकी एनर्जी EA से ज्यादा है। इस प्रकार रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब हम जो आर्नेस इक्वेशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस आर्नेस इक्वेशन का अगर लॉग लिया जाए दोनों तरफ तो इसका लॉग लेने पर ln k = ln A + ln E - EA/RT। हमने इक्वेशन 1 का नेचुरल लॉग लिया दोनों तरफ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ln k = ln A, ln और E सब साथ साथ होते तो 1 हो जाता है। इस प्रकार ये हट जाएगा और ये आ जाएगा -EA/RT। अब अगर ln को अगर नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करें 10 बेस के लॉग में तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस इक्वेशन में 2.303 का डिवाइड करेंगे तो ये log 10 के
इज इक्वल टू log 10a माइनस ए अपॉन 2.303 RT आएगी। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए log 10k और 1/t के बीच में, तो log 10k और 1/t के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आती है। इस लाइन का जो इंटरसेप्ट OB है वो log 10a होता है, और इस लाइन का जो स्लोप होता है वो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 R होता है। इस प्रकार log 10k और 1/t के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। अगर log 10k की जगह अगर हम ln k लें, नेचुरल लॉग लें और 1/t का ग्राफ बनाएं, तो उसका स्लोप माइनस ए/r होगा। अब हम इस इक्वेशन में दो टेम्परेचर लेते हैं, T1 और T2। अब एज्यूम करते हैं कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA/R T1 और ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA/R T2। अब हम ln K2 में से ln K1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन आएगी ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। अब हम इसको ln K2 माइनस ln K1 को लिख सकते हैं ln K2/K1 लॉग की प्रॉपर्टी से, और EA/R कॉमन आ जाएगा तो 1/T1 माइनस 1/T2। अब अगर इसको हम नेचुरल लॉग से अगर 10 बेस में बदलें तो log 10 बेस पर K2/K1 हो जाएगा EA, यहाँ पर 2.303 आएगा, तो EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 माइनस T2। इस प्रकार इक्वेशन 4 से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और आयनिस इक्वेशन पे जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है।